थोड़ा-सा परेशान है अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जर्वर्स कि ये क्या हो रहा है भाई? वो आपने शोले देखा होगा जिसमें असरानी कहते हैं, "मेरी जेल में सुरंग" बोल के जो एक्सप्रेशन था, मुझे लगता है कि वॉशिंगटन में बाद लोग जो ये देख रहे हैं चाइना, साउथ कोरिया और जापान की जो मीटिंग है, रिवाइव हो रही है और अब हर साल होने वाली है। तो उसमें यही ख़्याल आता है, "अरे वाह! मेरी जेल में सुरंग।" वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान और आज मैं आपसे इस हफ्ते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंट्रीगिंग मीटिंग हुई है सोल में, साउथ कोरिया में, जहाँ पे चाइना के जो नंबर 2 हैं ली चंग और जो प्रीमियर है चाइना के और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट योल और जापान के फॉरेन मिनिस्टर किशिदा की वहाँ पे एक बाकायदा समिट मीटिंग हुई है। और ये एशिया के 4 सबसे बड़े इकोनॉमीज़ में से हैं। अगर आप देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना है, उसके बाद जापान है, उसके बाद इंडिया है, उसके बाद साउथ कोरिया है। तो मेरा तो पहला सवाल यही उठता है इस मीटिंग को लेकर कि इंडिया क्यों नहीं था इस इम्पोर्टेंट समिट में, जहाँ पे कई इम्पोर्टेंट चीज़ें तय की गई। तो एनीवे, तो उसके उस सवाल का भी मैं आपको जवाब दूँगा और मैं तफ़सील दूँगा आपको कि इस मीटिंग में क्या हुआ है। लेकिन पहले सब्सक्राइब टू कन्वर्सेशंस, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। तो ये जो मीटिंग हुई है, इससे पहले 2008-9 से ये हर साल ये ट्राइलैटरल समिट यानी ये 3 मुल्कों की लीडर्स की समिट हमेशा से हो रही है। यानी चाइना के नंबर 2, जापान के नंबर 1 और साउथ कोरिया के नंबर 1। लेकिन 2019 के बाद से ये मीटिंगें बंद हो गई थी। एक तो कोविड की वजह से, यानी इस वजह से 2020 का समिट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो ताल्लुकात चाइना के अग्रेसिव पोस्चर ताइवान की तरफ जो है और फिलीपींस की तरफ और उस पर से फिर अमेरिका का कोल्ड वॉर जैसा व्यवहार चाइना की तरफ से ये मीटिंगें नहीं हो रही थी। देखिए, दोनों जापान और साउथ कोरिया अमेरिका के बहुत करीबी एलाइज़ हैं। और ना सिर्फ वो करीबी एलाइज़ हैं अमेरिका के, लेकिन अमेरिका पे डिपेंड भी करते हैं। साउथ कोरिया बगैर अमेरिका की मदद के नॉर्थ कोरिया जो एक न्यूक्लियर पावर है उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। हालाँकि साउथ कोरिया शायद 10-15 गुना ज़्यादा अमीर है नॉर्थ कोरिया से। और जापान भी जिसको दोनों चाइना और रशिया से थ्रेट्स हैं, बगैर अमेरिका की मदद के वो उनके खिलाफ भी खड़ा नहीं रह सकता। तो इस वजह से ये 2 मुल्क बहुत क्लोज़ है अमेरिका के साथ। और पिछले 30 40 70 साल में कि या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से और 1950s में कोरिया की वॉर के बाद से ये दोनों मुल्क बेसिकली वेस्ट की तरह ही बन गए, लिबरल डेमोक्रेसीज़। और इनफैक्ट जापान और साउथ कोरिया डेमोक्रेसी इंडेक्स पे अमेरिका की डेमोक्रेसी से बेहतर है। लेकिन ये जो ट्राइलैटरल समिट हो रही थी इतने सालों से, इसका गोल ये था कि ये तीनों मुल्क चाह रहे थे कि आपस में ताल्लुकात बेहतर करें। लेकिन जो सबसे बड़ा अड़चन थी, वो साउथ कोरिया और जापान के ताल्लुकात को लेकर। देखिए, 1910 से लेकर 1945 तक, कुछ 35 साल जापान ने साउथ कोरिया को कॉलोनाइज़ किया था और उन्होंने बहुत ही बुरा व्यवहार किया। अ, साउथ कोरिया की औरतों के साथ, उनके साथ कहते हैं कि चाइना में तो जापानीज़ कॉलोनाइज़र्स इंसानों को भी खा लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जो जापानीज़ ने जो साउथ कोरियन लेबर को एक स्लेव्स की तरह जो इस्तेमाल किया अपनी कंपनीज़ में ड्यूरिंग द वॉर, और उससे भी पहले, उसके लिए वो मुआवज़ा माँग रहे थे और माफ़ी माँग रहे थे। लेकिन वो जापान की तरफ से मिल नहीं रहा था, तो फाइनली ये जो करंट प्रेसिडेंट हैं योल, उन्होंने पिछले साल 2023 में उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया गवर्नमेंट खुद उन लोगों को कॉम्पेंसेट करेगी, मुआवज़ा देगी जो जापानीज़ कंपनीज़ में 1910 से 1945 तक काम कर रहे थे। तो उससे कुछ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं जापान और साउथ कोरिया। वो अमरीकी दबाव के अंडर और दोनों मुल्क
अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने कहा। और उसके बाद ही चंद महीनों के बाद आपने देखा कैंप डेविड में जो बाइडेन ने इन दोनों मुल्कों को बुलाया और बेसिकली किशीडा और योल के साथ मिले। आप तस्वीर देख रहे हैं। दिस इज सपोज टू बी व्हाइट हाउस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रेयर है कैंप डेविड में। बहुत ही ये मतलब वेरी पर्सनल और बहुत ही करीबी मीटिंग मानी जाती है। तो वहाँ पे ये सिक्योरिटी के डिस्कशंस हुए हैं जो बाइडेन के और जापान के प्राइम मिनिस्टर और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के। तो ये 3 मुल्क तो आ गए थे। अब 2019 से जो बंद हो गई थी चाइना की मुलाकात इन दोनों मुल्कों से, जब उन्होंने देखा कि बाइडेन ने उनको पहली बार, वो पहली समिट थी यूएस, साउथ कोरिया, जापान की, तो वो देखकर चाइना घबरा कर फिर उसने ये दोबारा से ये समिट शुरू की और ये समिट साउथ कोरिया में हुई है और हर साल होगी। उनका जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें कई चीज़ों उन्होंने एग्रीमेंट की। एक तो एक के वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें ये 3 इकोनॉमीज़ एक दूसरे के साथ फ्रीली ट्रेड करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि वो चाह रहे हैं कि आइंदा चंद सालों में जो आपस में पीपल टू पीपल एक्सचेंज होता है कल्चर का और टूरिज्म का, वो 40 मिलियन तक पहुंच जाए। और दूसरे भी चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं किया। फिर उन्होंने अलग बयानात भी दिए। जापान और साउथ कोरिया ने मिलकर कहा कि नॉर्थ कोरिया को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे ना बढ़ाए। और चाइना ने भी एक बयान इनके साथ दिया कि जो प्रोटेक्शनिज़्म जो अमेरिका और यूरोप जो चाइना के खिलाफ जो कदम उठा रहे हैं ट्रेड के, यानी उसके एक्सपोर्ट्स पे को रोकने की कोशिश, उसको टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश जो कर रही है वेस्ट, उन्होंने कहा कि एशिया में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, इसे मैंने कई बार कन्वर्सेशंस में इसका ज़िक्र भी किया है कि चाइना की जो ग्रीन एनर्जी में ख़ास तौर से जो चाइना ने रिसर्च में और मैन्युफैक्चरिंग में जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उससे घबरा कर यूरोप और अमेरिका बेसिकली चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हैं, कस्टम्स लगा रहे हैं और कोशिश बैरियर्स पैदा कर रहे हैं कई किस्म के कि चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि बीवाईडी, सीगल जैसे गाड़ियाँ वगैरह यूरोप में ना आएँ और उनके इकोनॉमीज़ को डेवास्टेट ना कर दें। अब चाइना के जो ट्रेड पैटर्न है, तकरीबन 120-122 ऐसे मुल्क हैं जिनका चाइना सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। पिछले 2 साल में मेक्सिको आगे हो गया, वरना अमेरिका का भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना था। तो जब आप देखते हैं चाइना का जो ट्रेड पैटर्न है यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ, तो आप देखेंगे कि अ, सबसे ज़्यादा ट्रेड चाइना आसियान के साथ करता है, यानी जो एशिया के मुल्क हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, थाईलैंड, इन सबको मिलाकर। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है, उसके साथ जो चाइना का टोटल ट्रेड है, कुछ $780 बिलियन है, अमेरिका के साथ अब गिर के सा 664 बिलियन डॉलर्स हो गया है 2023 में। लेकिन इन दोनों मुल्कों के साथ चाइना हैज़ अ बिग मतलब पॉजिटिव ट्रेड एडवांटेज है, यानी चाइना के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अमेरिका को तकरीबन $500 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हैं और चाइना अमेरिका से सिर्फ $164 बिलियन वो इंपोर्ट करता है, यानी तकरीबन 336 ट्रेड पॉजिटिव बैलेंस है। यूरोप के साथ भी उसी तरह से तकरीबन $220 बिलियन का है। तो ये 2 मुल्क चाइना के साथ डीलिंकिंग, डी-रिस्किंग वगैरह की बातें कर रहे हैं और टैरिफ लगा रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए। लेकिन अगर आप जापान और साउथ कोरिया के साथ देखते हैं चाइना का ट्रेड, तो चाइना के एक्सपोर्ट्स इन दोनों मुल्कों को, जो चाइना के कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो सेकंड और थर्ड बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स है चाइना के, यानी अमेरिका सबसे बड़ा है, उसके बाद जापान है, उसके बाद साउथ कोरिया। जापान के साथ तकरीबन 300 से ज़्यादा, दोनों के साथ $300 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड है। लेकिन चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं इन दोनों मुल्कों को, उनकी इम्पोर्ट से कम है। यानी जापान हैज़ लाइक अ $3 बिलियन का ट्रेड एडवांटेज और साउथ कोरिया तकरीबन 13
बिलियन डॉलर का। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एसिमेट्री। तो जहाँ पे यूरोप और जब अमेरिका का सवाल है, वहाँ पे चाइना जो है सो अपने लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वजह से हैज़ अ ह्यूज ट्रेड एडवांटेज। लेकिन साउथ कोरिया और जापान जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम जापान की तकरीबन 35-40 हज़ार के करीब है, कुछ 4 गुना ज़्यादा चाइना से, उनके साथ उसके बावजूद इट हैज़ अ ट्रेड डेफिसिट। ताइवान के साथ भी चाइना हैज़ अ ट्रेड डेफिसिट। तो ये जो बड़े डेमोक्रेसीज़ हैं एशिया के और टेक्नोलॉजिकली एडवांस, उनके साथ चाइना का ट्रेड में दे हैव एन एडवांटेज। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो दबाव टैरिफ्स वगैरह डीलिंकिंग के वो डाल रहे हैं एशिया, सॉरी यूरोप और अमेरिका मिलके चाइना पर, चाइना उसको मुझे लगता है जापान और साउथ कोरिया के साथ बैलेंस करना चाह रहा है। और साउथ कोरिया और जापान आर नॉट अफ्रेड टू ट्रेड, चाइना से ट्रेड करने में वो डर नहीं रहे, क्योंकि उनको उनके लिए एडवांटेज है। तो अगर ये 300 बिलियन डॉलर का ट्रेड अगर डबल हो जाता है आइंदा 2-3 साल में 600, तो जो चाइना चाइना को तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगे जापान के और साउथ कोरिया के। तो मुझे लगता है दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मूव जो चाइना ने किया है। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि इनके स्ट्रेटेजिक बहुत ताल्लुकात है। दोनों साउथ कोरिया उतना नहीं, लेकिन जापान तो बहुत परेशान है कि चाइना की जो अग्रेसिव मूव्स हैं। जापान इज़ पार्ट ऑफ द क्वाड, जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ है। जापान इज़ पार्ट ऑफ द अदर स्क्वाड, जिसमें फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, जो व्हिच इज़ मोर डिफेंस ओरिएंटेड देन इंडिया वाले क्वाड के साथ। तो जापान इज़ वरीड अबाउट चाइनाज़ मिलिट्री एग्रेशन और चाइना की जो जारहाना अंदाज़ है डिप्लोमेसी का और मिलिट्री का उस रीजन में। तो उसके बावजूद वो चाहता है कि वो जियोपॉलिटिक्स एक तरफ रखें, जियो इकोनॉमिक्स दूसरी तरफ, यानी वो टेंशन तो रहे, लेकिन वो ट्रेड ज़रूर करना चाह रहा है। जैसा अमेरिका दोनों चीज़ें बंद करने की मतलब जो जियोपॉलिटिकल टेंशन आ रहा है, उसका असर ट्रेड पर पड़ रहा है। लेकिन जापान और साउथ कोरिया ये नहीं चाहते कि जो जियोपॉलिटिक्स हो रही है, उसका असर चाइना के ट्रेड के साथ हो, व्हिच इज़ वेरी fascinating। देखिए, एशिया के सारे मुल्क, आसियान के ले लें आप, यानी मलेशिया को ले लें, थाईलैंड को ले लें, म्यांमार को ले लें, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ये सब जो आसियान के मुल्क हैं, अ, इनका इंडिया के साथ भी एक अलग से समिट होता है। आसियान के समिट के बाद फिर वो अलग से इंडिया से भी मिलते हैं, चाइना से भी मिलते हैं। तो ये जो मुल्क हैं, ये सारे मुल्क एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं फॉरेन पॉलिसी की। जैसा इंडिया कहती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं, यानी किसी भी मुल्क के साथ हम बिल्कुल इतना करीब नहीं आना चाहते हैं कि दूसरों के साथ हम ट्रेड ना कर सकें। तो वो चाहते हैं कि हमें आज़ादी हो कि हम जिससे चाहें हम उससे ट्रेड कर सकें, जिससे चाहें उसके साथ डिप्लोमैटिक ताल्लुकात रख सकें। जैसा कि इंडिया के ईरान के साथ भी ताल्लुकात हैं। कई ऐसे मुल्क हैं जो वैसे अलाइड हैं, जिनकी ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं है, जो अमेरिका के करीब आना चाहते हैं, तो ईरान से दूर होना पड़ता है या चाइना से दूर होना पड़ता है। बट इंडिया देखिए, अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ भी अच्छे। वो उसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं इंडिया। फ्रांस वगैरह भी आजकल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। लेकिन जो एशिया के ये जो आसियान के मुल्क हैं, वो पिछले 20 साल से उन्होंने हेजिंग स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है। तो हेजिंग, ये बेसिकली वॉल स्ट्रीट से एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपने सुना होगा हेज फंड, हेज फंड, हेज फंड। हेज फंड्स वो होते हैं कि वो डबल बेट करते हैं। मिसाल के तौर पे लेट अस से कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हो रहा है इंशाल्लाह टी20 वर्ल्ड कप में। अब ये फाइनल में मेरे लिए तो हराम है बेटिंग करना। लेट्स से कि आप बेट कर रहे हैं, तो आपके पास $100 है बेट करने के, तो आप समझ रहे हैं कि देयर इज़ अ प्रीटी गुड चांस कि इंडिया जीत जाएगा। और लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है। देखिए अहमदाबाद में क्या हुआ। तो आप क्या करते हैं, अपने $100 लेके $60 इंडिया पे $40 बेट कर रहे थे, क्योंकि ऑड्स बेहतर हैं ऑस्ट्रेलिया के, आप $60 ऑस्ट्रेलिया पे बेट कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप एक ही दोनों टीमों पर बेट कर रहे हैं आप, ताकि उसमें ये था कि जो भी जीते आप शायद ज़रूर जीतेंगे, लेकिन आपका एक में लॉस होगा, एक में प्रॉफ़िट होगा। तो जो मार्जिन है आपका, आप जीतेंगे ज़रूर, लेकिन वो बहुत कम होगा। लेकिन अगर आप एक्चुअल विनर को सही तरीक़ा से पिक कर लिए, गेस कर लिया और सिर्फ़ एक ही पे बेट करें और वो जीतता है, तो आपकी विन
बहुत ज़्यादा होगी। तो दैट इज़ द वॉल स्ट्रीट या स्टॉक मार्केट की स्ट्रैटेजी है हेजिंग। तो वही हेजिंग स्ट्रैटेजी अब ये मुल्क जापान और साउथ कोरिया भी, ये जो बड़े इकोनॉमीज़ हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो हेजिंग कैसा करते हैं एशिया के मुल्क? वो चाहते हैं कि वो दोनों मुल्कों से, यानी जो मैच हो रहा है यहाँ पर चाइना वर्सेस अमेरिका, और वो दोनों पे बेट कर रहे हैं। चाइना के साथ वो इकोनॉमिक ताल्लुकात रखना चाह रहे हैं, लेकिन चाइना से डरते हैं, चाइना को ट्रस्ट नहीं करते। तो वो सिक्योरिटी के ताल्लुकात अ, अमेरिका के साथ बना लेते हैं। लेकिन वो अमेरिका के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि चाइना से बहुत फ़ायदा है उनको। तो दे आर बेटिंग ऑन बोथ। तो जो उनके लिए जो बेस्ट चीज़ ये है कि चाइना के साथ जितने अच्छे इकोनॉमिक ताल्लुकात हो, वो रहें मौजूद, हम बनाएँ पैसे, इन्वेस्टमेंट्स हासिल करें, टेक्नोलॉजी हासिल करें, मैन्युफैक्चरिंग शेयर करें, वगैरह-वगैरह। और अमेरिका का डिफेंस और सिक्योरिटी की गारंटी हम पे रहे, ताकि अगर अगर अमेरिका चाइना का मूड खराब होता है और हमें हमला करेगा, तो अमेरिका हमको बचाने आ जाएगा। तो दिस इज़ द हेजिंग स्ट्रैटेजी, और ऐसा लग रहा है कि जापान और साउथ कोरिया अब वो भी हेजिंग करने लगे हैं। इससे पहले तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ली एलाइड थे यूएस से, आपस में नहीं थे, लेकिन यूएस से दोनों के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा करीबी थे, चाइना के साथ उतने करीब नहीं थे। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि चाइना वही स्ट्रैटेजी जो यूरोप में इस्तेमाल कर रहा है, यानी वो उसके 2 गोल है, एक कि यूरोप और अमेरिका के बीच में एक किस्म से दरार पैदा कर दी, कि वो 2 राय हो जाए कि जिस तरह से अमेरिका 100% अगर टैरिफ लगा रहा है चाइनीज़ इलेक्ट्रिक कार्स पर, लेकिन यूरोप सिर्फ 20% लगा रहा है। यूरोप चाइना के साथ ट्रेड करना चाह रहा है, चाइना में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, जैसे जापान और फ्रांस है, अमेरिका बिल्कुल नहीं करना चाह रहा है। तो वो चाहता है कि यूरोप और अमेरिका के बीच में एक दरार पैदा कर दे, और उसके बाद फिर यूरोप के अंदर भी दरार। तो जब इटली के साथ उनके साथ टेंशन थे, इटली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकल गया, लेकिन हंगरी पूरी तरह से कमिटेड है। अब दूसरे मुल्क भी सर्बिया भी इस तरह से कमिटेड है। तो वो ना सिर्फ यूरोप और अमेरिका के बीच में एक दरार करना चाह रहा है, डिवाइड करना चाह रहा है, बल्कि यूरोप को भी डिवाइड करना चाह रहा है। अब वही स्ट्रैटेजी चाइना अब एशिया में लगा रहा है। वो चाह रहा है कि ये जो ताल्लुक है अमेरिका का एशिया का, उसको पहले अलहदा करे। मेरे ख़्याल से अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है कुछ हद तक, तो देखना वो बाद में वो क्वाड्स के पीछे भी जाएगा, और फिर जापान और साउथ कोरिया के जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं उसमें भी वो डिवाइड करने की कोशिश ज़रूर करेगा चाइना। बेसिकली कि वो जो ईंटें हैं जिसके बेसिस पे ग्लोबल ऑर्डर बना हुआ है, जिससे अमेरिका को फ़ायदा होता है, वो ग्लोबल ऑर्डर चाइना तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब इंडिया का जो सवाल ये होता है कि व्हाई इज़ इंडिया नॉट इनवाइटेड इन दिस? तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझ सकता हूँ कि इंडिया का ताइवान को लेके उतना सिक्योरिटी का कोई फ़िक्र नहीं है, ख़ास तौर से साउथ कोरिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया के झगड़े में। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के झगड़े में जापान और साउथ कोरिया आर नॉट इन्वॉल्व्ड, उसी तरह इंडिया साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के झगड़े में इन्वॉल्व्ड नहीं है उस तरह से। इवन अब थोड़ा वो घुस रहा है ताइवान और चाइना के बीच में, बिकॉज़ चाइना इंडिया को प्रोवोक कर रहा है, और फिर इंडिया अमेरिका के काफ़ी करीब आ रहा है। लेकिन जहाँ तक कि ट्रेड का सवाल है, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हो रहा है चाइना, जापान और साउथ कोरिया के बीच में, उसमें व्हाई नॉट इंडिया एंड इंडोनेशिया, ये तो 5 बड़े इकोनॉमीज़ हो जाएँगे एशिया के। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इंडिया हैज़ टू बी मोर अपॉर्च्युनिस्टिक अपनी डिप्लोमेसी में और अपनी फॉरेन पॉलिसी में, कि वो और मज़ीद कोशिश करे कि ये देखिए फ्यूचर एशिया, मैं तो हमेशा से कहे आ रहा हूँ, अब जब से कन्वर्सेशन शुरू किया है, कि अगर इंडिया अमेरिका के साथ हो जाता है पूरी तरह से, तो इंडिया बना देगा इस सेंचुरी और अगले सेंचुरी को भी वेस्टर्न सेंचुरी, फिर वेस्टर्न डोमिनेशन वो रहेगा इंडिया की मदद से। लेकिन अगर इंडिया चाइना के साथ दोस्ती करके चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करता है, तो दिस विल बिकम एन एशियन सेंचुरी। तो एशिया के जो इकोनॉमीज़ है दे विल बी टॉप 10। जो G7 है वो एशिया में आ जाएँगे, चाइना, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ये सारे के सारे इकोनॉमीज़ बढ़ के दे विल बिकम लाइक द G7, G8, G9 एशिया में।
दैट इज़ द फ्यूचर एक 100 साल के अंदर, क्योंकि यूरोप का तो इकोनॉमिक फ्यूचर इज़ नॉट एज़ ब्राइट एज़ एशिया। अमेरिका के का इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ अमेरिका की इकोनॉमी अब करंटली इज़ बूमिंग सडनली। सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रहा है अमेरिका। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी लो, ग्रोथ इज़ रीज़नेबली हाई। तो अमेरिका मेरे ख्याल से विल बी ए डोमिनेंट प्लेयर 100-200 साल तक, लेकिन यूरोप नहीं रहेगा। और अगर इंडिया एशिया के साथ ज़्यादा कमिट हो जाता है, अब तो वो घुस रहा है यूरोप में और एशिया में जहाँ पे रेसिज़्म वगैरह रहेगा, दे आर नॉट गोइंग टू बी द बेस्ट फ्रेंड्स। और वो ज्योग्राफी के बाहर भी है, हमारी ज्योग्राफी इंडिया की नेबरहुड एशिया में है। सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू बी इन दीज़ काइंड ऑफ अलायंसेस, इस तरह के जो पार्टनरशिप्स डेवलप हो रहे हैं, उसमें इंडिया शुड हैव बीन देयर। बट एनीवे ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। देखिए आप इस रीजन में कई पार्टनरशिप्स बन रहे हैं। अमेरिका ने जो नया क्वाड बनाया है फिलीपींस के साथ, अमेरिका, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर। फिर अमेरिका ने ये जो एक ट्राइलैटरल बनाने की कोशिश की है साउथ कोरिया के साथ और जापान के साथ। फिर अमेरिका ने और एक वहाँ पे ऑकस बना रखा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिका है और न्यूजीलैंड है। तो इस तरह से अमेरिका कई पार्टनरशिप्स बना रहा है। मिनीलैटरलिज्म कहते हैं, मल्टीलैटरलिज्म नहीं, मिनीलैटरलिज्म। इसमें बहुत सारे जैसा कि वेस्ट में भी एक क्वाड था जो ज़्यादा अब नहीं चल रहा है, अमेरिका, इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इज़राइल का भी एक क्वाड था जिसके 1-2 मीटिंग्स हुए, लेकिन ये जो इज़राइल की जो जंग हो चुकी है, इज़राइल हमास के साथ जो चल रहा है, उसकी वजह से दैट क्वाड इज़ अ बिट डॉर्मेंट, लेकिन वो बाद में भी इट कैन बिकम अलाइव जब थिंग्स गेट बेटर इन द मिडल ईस्ट। सो एनीवे आई थॉट कि ये डेवलपमेंट को ज़्यादा कवरेज नहीं मिल रही है। यहाँ पे वेस्ट में थोड़ा बहुत कवर मिल रहा है क्योंकि थोड़ा-सा परेशान है अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जर्वर्स कि ये क्या हो रहा है भाई? वो आपने शोले देखा होगा जिसमें असरानी कहते हैं, मेरी जेल में सुरंग बोल के जो एक्सप्रेशन था, मुझे लगता है कि वाशिंगटन में बाद लोग जो ये देख रहे हैं चाइना, साउथ कोरिया और जापान की जो मीटिंग है, रिवाइव हो रही है और अब हर साल होने वाली है। तो उसमें यही ख़्याल आता है, अरे वाह! मेरी जेल में सुरंग। एनीवे तो आई होप कि आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा। प्लीज़ कन्वर्सेशंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और अंटिल नेक्स्ट टाइम मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, टेक केयर।